ये ऑब्जेक्टिव हैं इस लेक्चर के, और इस लेक्चर में हमने जो बात करनी है, जो एक्सरसाइज इस किताब की सॉल्व होगी वो इस एग्जाम्पल से होगी। हमारे सामने एक कोड लिखा हुआ है जो कि फाइंड करता है लार्जेस्ट वैल्यू को। हमने समझना यह है कि एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर जब हम किसी एल्गोरिदम को इनपुट देते हैं, वो इनपुट किन किन तरीक़ों से दी जा सकती है। जिस तरीके से वो इनपुट दी जा सकती है वो उसकी इनपुट क्लास होगी। जब भी आप कोई एल्गोरिदम एनालिसिस करेंगे तो वो सिर्फ एक तरीके से नहीं एनालिसिस करेंगे कि एल्गोरिदम जो होगा, जो इनपुट होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, बल्कि इसके अलावा भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं या जो इनपुट है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज हो सकती है। और याद रखें, जब आपने ये चेक करना हो कि ये कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकती है, तो उसके लिए जो फार्मूला लगता है वो परमुटेशन का है। कौन सा फार्मूला है? परमुटेशन का फार्मूला हम उस वक्त लगाते हैं व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। जब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अरेंज होते हैं किसी न किसी ऑर्डर में, वो चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, ऑर्डर यानी तरतीब उसमें मौजूद है, तो आप परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे। जो परमुटेशन का फार्मूला है वो आपको तादाद दे देगा कि ये कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास 1 2 3 3 नंबर हैं और आप इनको अरेंज करना चाहते हैं। इस 1 2 3 में 1 पहले नंबर पर आया हुआ है, हो सकता है 1 दूसरे नंबर पर हो। ये एक दूसरी क्लास है, दूसरा वे है इनपुट देने का कि आप एल्गोरिदम को जो इनपुट दे रहे हैं या तो 1 2 3 दे दें उसको, या 2 1 3 दे दें, या 3 1 2 दे दें। तो ये क्या है कि 1 जो है मुख्तलिफ लोकेशंस पर आ रहा है। इस तरह कितने तरीके हैं कि आप 1 को मुख्तलिफ जगहों पर रख सकते हैं 3 में से। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? परमुटेशन का, जो आपको ये बता देगा कि 6 तरीके हैं। और फार्मूला जो है परमुटेशन का क्या है? NPR। N ऊपर है सुपरस्क्रिप्ट में, N दरमियान में P है, और जो उसकी टांगे हैं वहाँ पर R है, NPR। N टोटल तादाद है। जैसे 1 2 3 में टोटल तादाद 3 है, 3 नंबर हैं जिनको आपने अरेंज करना है। इन 3 में से 2 को अगर आपने अरेंज करना है तो NP2 हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों को 3 ही के ग्रुप बना के अरेंज करना है तो फिर 3P3 होगा। अब फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बटे के ऊपर n फैक्टोरियल, बटे के ऊपर क्या आएगा? n फैक्टोरियल लिख लें अगर, क्योंकि यहाँ पॉइंटर नहीं है तो n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। पॉइंटर है तो वो पॉइंटर ले आए किसी के पास है तो। NPR ये कब लगता है? जब अरेंजमेंट की का हो। लेट्स से कि 123 लिखा हुआ है, तरतीब चेंज करता हूँ तो ये 213 लिखा हुआ है। फ़र्क आ गया है तरतीब चेंज करने से। जब फ़र्क आ जाए तो परमुटेशन का फार्मूला लगते हैं, और जब फ़र्क ना आए, जैसे प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3, ये 1 2 3 प्लेयर के नाम हैं। इन प्लेयर्स, ये प्लेयर्स एक टीम में हैं, ये तीनों मिल के बनता है ए टीम। अगर मैं यूँ लिख दूँ 3 2 1, टीम चेंज होगी। अब ये जो ग्रुप है ये तरतीब चेंज जो मर्जी कर दें, ग्रुप वही है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ना 123 या 321। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये तो आदमियों के नाम हैं। जैसे सब्जेक्ट है मैथ स्टैट फिज़िक्स, फिज़िक्स स्टैट मैथ, ग्रुप तो वही है, जनरल साइंस का है। तो जब ऑर्डर नहीं है, तरतीब नहीं है, तो कम्बिनेशन का फार्मूला लगता है।
तो उस वक्त आप लिखते हैं NCR। जो NPR है उसका फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और बस यहाँ पे है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। इसमें अलग है, इसमें r फैक्टोरियल ज़्यादा है, तकसीम होगा जवाब छोटा आएगा, इधर जवाब ज़्यादा आएगा। 3 है आपके पास, 3 नंबर हैं, तीनों को अरेंज करना है। कितने तरीक़ों से होगा? 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 3 फैक्टोरियल ये 3 to 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 6। कैसे आएगा? 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, n माइनस r फैक्टोरियल, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 2 2 के बना लिए, 2 2 से 3 3 के बना लूँगा। कौन सा रह गया है? 3। इधर कौन सा रह गया है? 2। इधर कौन सा रह गया है? 3। इनको 1 2 और 1, ये 6 हैं। यानी 2 2 के बनाएं तब भी 6 हैं, 3 3 के बनाएं तब भी 6 हैं। यहाँ 2 पुट करके देख लें, 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी टोटल 3 हैं, ये नीचे चेंज होगा, यहाँ चेंज होना है। तो 3 माइनस 2 1, तो ये 3 2 और 1 फैक्टोरियल, ये फिर 6। यानी ऊपर वाली तादाद तो 3 है, 3 में से 2 को अरेंज करना है तो तब भी 6 आता है, 3 में से तीनों को अरेंज करना है तो तब भी 6 आता है। ये परमुटेशन में है। कॉम्बिनेशन में क्या है? 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और नीचे वाली रकम 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 1। कॉम्बिनेशन में ये 1 है और परमुटेशन में ये 6 हैं। तादाद कितने तरीक़ों से आ सकता है? तो आप जब एल्गोरिदम को इनपुट दे रहे होंगे, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो आप 6 तरीक़ों से उसको इनपुट दे सकते हैं। ये जो 6 तरीके हैं इसको कहते हैं इनपुट क्लासेस। अब जब आप एल्गोरिदम एनालिसिस कर रहे होंगे तो हर क्लास के हिसाब से आपके जहन में होना चाहिए कि अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा, अगर इस तरीके से होगा तो फिर कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। किसी एक एंगल से सोचा तो एल्गोरिदम की जो एनालिसिस है वो सही नहीं करेंगे आप। तो हर क्लास के बारे में सोचना है। अब एक मसला है, मसला क्या है? ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करता है? ये लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करता है लिस्ट 1 में से। इनपुट क्लास है ये, फॉर i इज इक्वल टू 2। ये जो लिस्ट 1 है इसका क्या मतलब है कि अरे जो था उसमें से पहली वैल्यू लार्जेस्ट को असाइन कर दी, पहली वैल्यू लार्जेस्ट को असाइन कर दी। अब वो पता नहीं बड़ी है या पता नहीं बड़ी नहीं है। लेट्स से कि केस ये है, अगर ये तो बड़ी है ना, ये क्लास आपने दी तो इस केस में लार्जेस्ट इज इक्वल टू 3 है। अब जब आगे एल्गोरिदम चलेगा ये चेक फिर भी करेगा क्योंकि इसको नहीं पता कि लार्जेस्ट है या नहीं। तो 3 को ये 2 से शुरू करेगा, 3 को दूसरी वैल्यू से मिलाएगा। अगर तो लार्जेस्ट दूसरी वैल्यू है तो स्वैप कर देगा। अगर लार्जेस्ट ऑलरेडी जिसको उसने कहा था लार्जेस्ट वही है तो कंटिन्यू हो जाएगा। कोड देख लें, ऐसा ही कर रहा है। फिर अगले कंपैरिजन करेगा, लूप इस पे आएगी, 3 1 को कंपेयर करेगा, फिर भी 3 लार्जेस्ट है। तो इधर क्या हुआ है, इस क्लास में स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग कह रहे हैं असाइनमेंट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? लार्जेस्ट इज इक्वल टू चेंज, वैल्यू बदलती ना तो फिर क्या हो जाता कि वैल्यू असाइन और हो जाती। अभी जो असाइन हुई है एक ही हुई है। असाइनमेंट क्या हुई, कितनी हुई है? एक वो जो उसने लूप से बाहर की है, लार्जेस्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1। लिस्ट 1 मीन पहली रकम,
वो 3 है, उसने एक असाइनमेंट कर दी, फिर उसने 2 को देखा, असाइनमेंट नहीं हुई क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर 1 को देखा, असाइनमेंट नहीं हुई, क्लास इनपुट 1 थी। दूसरी क्लास ले लेते हैं, ये क्लास ली थी आपने, ये ले ली थी, ये 2 3 शुरू में है, इधर भी ना होता और इधर, इन 2 क्लासों में असाइनमेंट नहीं हो रही। इस क्लास को लेते हैं 1 3 2, पहली वैल्यू 1 हो जाएगी, अब क्लास चेंज हो गई, एक असाइनमेंट हो गई, फिर क्या होगा, पहली वैल्यू 1 को दूसरी वैल्यू से मिलाएगा, 1 लेस देन है 2 से, तो इसका मतलब है लार्जेस्ट तो ना हुई, तो क्या करेगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 2 कर देगा। अब असाइनमेंट हो गई दूसरी, दोबारा असाइनमेंट हुई है, पहले एक हुई थी 1 गलत हुई थी, चेक किया तो सही कर दी उसने 2, फिर अगली वैल्यू चेक करेगा 2 लेस देन 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर असाइनमेंट करेगा दोबारा, क्या करेगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 3। वैल्यू तो अब भी जो एल्गोरिदम की आउटपुट आई है अब भी 3 आई है, पहले भी 3 आई थी, लेकिन उस इनपुट क्लास में एक असाइनमेंट हुई थी, इस इनपुट क्लास में कितनी असाइनमेंट हुई हैं, 3 हुई हैं, एक पहले हो चुकी, 2 अंदर हो चुकी, 3 हो गई। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई आपको? तो इससे एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है आपकी इसी तरीके से, जिस तरह आपको ये कोड आता था, आपने काउंट कर लिया असाइनमेंट कितनी हुई, कंपैरिजन कितने हुए, n+1, क्यों, इसलिए कि ये 2 से 3 कर रहा है, ये इस जगह पर जब n आया है 3 अंदर चला गया, लेकिन जब 4 भी तो आएगा ना, इंक्रीमेंट 4 हुआ, लेकिन कंपेयर किया, बाउंड एक्सीड हो गया तो उसने अंदर काम नहीं किया, यानी अरे में चेक नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि असाइनमेंट 3 हुई हैं, इंक्रीमेंट 4 हुए, 2 से शुरू किया तो 3 है, अगर 1 से शुरू किया करता तो असाइनमेंट के इंक्रीमेंट कितने थे, 4 थे, अब 2 से शुरू किया हुआ है उसने, तो इंक्रीमेंट कितने हैं, 3 है। ये बात समझ आ रही है? एनालिसिस में इन पॉइंट्स को देखना है कि हमने मॉडल कहा था, जब पढ़ा था ना मॉडल, कंप्यूटेशनल मॉडल, उसमें हमने कहा था कि प्लस माइनस ज़रब तकसीम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल असाइनमेंट, ये सब इक्वल है, इनको हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे और फिर काउंट करेंगे 1। अब काउंट करना है तो पता चला कि इंक्रीमेंट 3 हैं, असाइनमेंट 3 हैं, टोटल वर्क कितना हो गया, 3 + 3 6, क्योंकि इक्वल टाइम यूनिट दिया हुआ था, चाहे वो इंक्रीमेंट है चाहे वो असाइनमेंट है, 3 उधर है 3 उधर है, 6 हो गए टोटल। ये इनपुट क्लास थी, लेकिन अगर ये 3 वैल्यूज़ की बजाय ये 10 वैल्यूज़ होती तो क्या होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये वो बात समझा दी है जो मैं यहाँ नीचे ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि ये 3 2 1 कैसे ग्रेटर लेस हो रहा है, कैसे इनपुट क्लास चेंज हो रही है, ये मैं समझा चुका हूँ। इफ़ वी यूज़ आवर लार्जेस्ट एलिमेंट एल्गोरिदम विद ए लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नंबर, देयर आर 10 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे तो 10 - 10 0 आ जाता है, अभी फार्मूला लगा के आप बैठे हुए, तो वो 10 फैक्टोरियल डिफरेंट इनपुट क्लासेस। अब इसको सॉल्व करेंगे, जवाब आता है 36,28,800, 36,28,800 डिफरेंट क्लासेस हैं। किस किस को चेक करेंगे? लेकिन पता तो हो ना, आपके जहन में ये पता हो कि इतनी वेरिएशंस आएंगी। 3 पे आपको पता चला कि 6 आती हैं, 4 पे आपको पता चला 12 आती हैं या 24 आती हैं, 10 पे 68,000 आती हैं। इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों? मल्टीप्लिकेशन हो रही, नंबर ऑफ वेज चेंज होते जाएंगे कि किसी वैल्यू को आगे रखें किसी को पीछे रखें। इनपुट क्लासेस इतनी बनती, इन इनपुट क्लासेस में अगर एल्गोरिदम
1000 लाइनों का है। अब काउंट कैसे करें? ये तो 6 लाइनें थी ना, 3 इंक्रीमेंट 4 कर लिया आपने, लेकिन 1000 वैल्यूज है। अक्सर कोड ऐसे ही हैं जो रियल वर्ल्ड के हैं, जो किसी प्रोग्राम्स के हैं। तब कैसे काउंट करें? तो ये कहता है कि अगर बड़ा कोड है तो एक एक दफ़ा जो इंस्ट्रक्शन चलती है तो वो मिनिमल टाइम लेती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ये चला देता है इंस्ट्रक्शन। जो एक दफ़ा चली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोड में देखें कि कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई एक इंस्ट्रक्शन है या 2-3 इंस्ट्रक्शन हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जहां लूप लगी हुई है। जिन इंस्ट्रक्शन ने बार बार रिसोर्स मांगने हैं सिस्टम से, वो वाली इंस्ट्रक्शन तो सिंप्लीफाइड हो। 1000 लाइनों का कोड है, 900 लाइनें जो हैं एक एक दफ़ा हैं, यानी एक दफ़ा रन होती हैं साइड पे हो जाएंगी, दोबारा तो चलनी नहीं है उसने। लेकिन 100 लाइनों का कोड ऐसा है जो 1000 दफ़ा चल रहा है। उन 100 लाइनों में एक लाइन भी अगर ख़राब है तो वो एक लाइन ख़राब होने की वजह से वो 1 सेकंड ले रही है। 100 दफ़ा चलने पे कितने सेकंड लेगी? 100 सेकंड। रिस्पॉन्स टाइम तो इसकी वजह से ख़राब आ रहा है। बाकी तो सब कोड आपने पूरी क्लास ने कोड बनाया है, 900 लाइनें आपने हर किसी ने डिफरेंट लिखी हुई हैं, वो तो एक दफ़ा रन होनी है ना। फ़र्क तो वहाँ पड़ना है जहाँ बार बार आपने घर पे मुलाजिम रखा हुआ है, एक दफ़ा कोई मेहमान मिलने आया है, उसने शरारत कर भी दी है, बर्दाश्त हो जाएगी। और लेकिन जिसको आपने महीने के लिए ठहराना है, वो एक दिन शरारत करे, बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कब तक? 7वीं 8वीं दफ़ा तो आपका पैमाना सब्र का भी लेवरेज हो जाएगा, चीखेंगे आप तो, क्या मुसीबत पल्ले बांध ली है। एल्गोरिदम में भी ऐसा ही है कि वो इंस्ट्रक्शन जो बार बार चल रही हैं उसमें खराबी है तो ये मशीन खराब कर देगी, वो पूरे एल्गोरिदम का सत्यानाश वो फेर रही हैं। तो उनमें आपने टाइम एंड स्पेस ट्रेड डिजाइनिंग टेक्निक पढ़ी थी आपने, उसमें अगर आप इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, a=a+1 करने की बजाय a++ कर देते हैं, हो सकता है फर्क पड़े। रिसोर्स एक दफ़ा ले रहे हैं, या स्वैपिंग 2 वेरिएबल की बजाय 1 वेरिएबल से कर रहे हैं, 1000 दफ़ा चलेगा। इनपुट साइज आपका 1000 है तो फॉर लूप 1000 चलेगी। इनपुट साइज 1,00,000 है, फॉर लूप 1,00,000 चलेगी। इनपुट साइज 2,00,000 है, फॉर लूप 2,00,000 दफ़ा चलेगी। इंस्ट्रक्शन वो एक ही खराब है, एक बच्चे ने a++ लिखा है, एक ने a=a+1 लिखा है। तो एल्गोरिदम एक बच्चे का तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने जो रजिस्टर इस्तेमाल किया है वो बार बार, असेंबली लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा कि एक इंस्ट्रक्शन लोड करने के लिए 3 काम करता है वो, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच ऑपरेंड, फिर एग्जीक्यूट, फिर रिस्टोर। ये 4-5 काम तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए करता है वो। आपने a=a लिखा है तो a के लिए भी उसने फेच, डिकोड, फिर ऑपरेंड फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूशन करेगा, फिर सेव। एक दफ़ा किया उसने। वैसे तो बाजार एक इंस्ट्रक्शन लग रही है, लेकिन बैक पे उसने a के लिए किया, असाइनमेंट किया, फिर a को फेच, डिकोड और उसके एड्रेस करके फिर एग्जीक्यूट किया, फिर +1 किया। आपने तो उसको मुसीबत में डाल रखा है पीछे, बैकग्राउंड पे जो डीप नॉलेज नहीं है। तो एल्गोरिदम एनालिसिस करते हुए ये देखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मशीन पर बोझ ज़्यादा डालती है और इंसान पर, कुछ इंस्ट्रक्शन इंसान पर बोझ डालती हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन मशीन पर बोझ डालती हैं। a+=1 इंसान पर बोझ डालती है, a+=1। अब समझ नहीं आ रही क्या है, क्या हुआ है ये तो आपको समझाया कि a+1 a+1 ही यही होता है, एक ही चीज़ है, तो आपको पता है।
लेकिन जो लेमैन है वो इस पे अड़ेगा बार बार, या आपको जल्दी है, तेज़ी में आप कोड रीड करना चाह रहे हैं, a इज इक्वल टू a+1 का जल्दी से मीनिंग समझ आ जाता है, आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन a+ इज इक्वल टू 1 आता है, रुक जाते हैं आप, यार ये अच्छा हाँ वो वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। आपको भी तो लगे ना, यहाँ फैच डिकोडिंग आपको करनी पड़ गई, वहाँ मशीन को करनी पड़ रही है। तो इसलिए था टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। तो कहाँ देखना है, जहाँ इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट हो रही है वहाँ देखना है। और ये बात किताब में लिखी है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है यकीन करें मैंने नहीं लिखी, ये किताब से मैंने की है कट, और यहाँ स्लाइड पे रख दी आपको दिखाने के लिए। क्योंकि एक असाइनमेंट दी थी कि घर जाके तो आप तो बादशाह सुल्तान आज़म बन जाते हैं ना, वहाँ जाके वहाँ तो आपको कहे कोई किताब पढ़नी है, लेक्चर है, वीडियो लेक्चर आ गया है, तो आप कहते हैं कौन देख रहा है। ऐसे ही है ना, हज़रत उमर फारूक जाया करते थे रात को, ऐसे छुप छुप के गश्त किया करते थे। एक माँ पानी डालने लगी थी दूध में, बेटी कहती कि ये तो गलत काम है, ये तो मिलावट हो जाएगी। माँ कहती देख कौन रहा है, हज़रत उमर फारूक देख थोड़ी ना रहे हैं, वो बादशाह सजा देंगे। कहते नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है। तो आपने कब सोचा है कि ऊपर वाला तो देख रहा है? चलो सवाब ना सही, सवाब के लिए नहीं पढ़ रहे, आप दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नियत पता नहीं क्या कर रखी है आपने, हर किसी की नियत अपनी अपनी है। लेकिन वालिदैन को तो धोखा दिया है ना आपने, कि वो जो फीस, उसने फीस पूरी भरी है, और ये पैसे कैसे कमाते हैं ये आपको पता चले ना, ये पैसे कितने कमाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये दिल लगाना है, उसके हर इनवेरिएंट, कोर्स आउटलाइन में मैंने लिखा था इनवेरिएंट देखेंगे। आज आपने देखा कि इनपुट क्लासेस इस तरह होती हैं, और एल्गोरिदम को इस तरीके से एनालिसिस भी किया जाता है। अब हम बना नहीं रहे, सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्स टाइम कम कैसे होगी, किन वजूहात की वजह से ये बढ़ रही हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम छोड़ के हमारे कंप्यूटेशनल मॉडल जो था वो बहुत आसान होने के बावजूद भी इनको हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं, पकड़ कैसे सकते हैं, इन झोल्स को हम कैसे पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो आज आपको मैंने बताया कि जहाँ रेपिटेशन हो रही है उसका ख्याल रखना है, और ये देखना है कि जो इनपुट दी जा रही है एल्गोरिदम को जब भी एनालिसिस करें किसी एक ही इनपुट पर देख के कॉन्फिडेंस से रिजल्ट आगे पेश नहीं करना, बल्कि इनपुट क्लासेस चेंज कर 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 करके एवरेज रिजल्ट देना है। कि जब असेंडिंग ऑर्डर में थी एल्गोरिदम ने 5 सेकंड लिए, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में थी तो फिर इसने 10 सेकंड लिए, जब इनपुट क्लास 10-15 और स्टाइल में थी फिर 7 लिए। टोटल 4 एक्सपेरिमेंट आपने किए, 5 + 10 + 7 + 4 तक़सीम 5 करके बताएंगे। ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज जितना टाइम लेता है 1 सेकंड ऊपर नीचे होता है। तो ये है तरीका एनालिसिस करने का। किसी भी मार्केट में चले जाएंगे ऐसा ही होगा। एक्सरसाइज आ रही है, ये साथ ही मैंने नहीं दिखाई। परमुटेशन का नाम सुन लिया आपने, कॉम्बिनेशन का नाम आपने सुन लिया, पहला सवाल पढ़ें। अब मैं आपके सामने ये किताब के अल्फाज है, मेरे नहीं है अल्फाज, एज इट इज़ कॉपी करके मैंने यहाँ लिखे हैं। ये चेक करें कि कौन से लफ्ज़ का आपको मतलब नहीं आता। और ये मैंने किताब आपको ऐसी दी है कि जिसमें आपको इज एम आर वाज वर के अलावा है ही कुछ नहीं इसमें। अब पढ़ें, देखें क्या कहता है। राइट एन एल्गोरिदम, बात समझ आ रही है? तीसरी क्लास में भी यही इंग्लिश होती है। राइट एन एल्गोरिदम इन सूडो कोड। सूडो कोड मीन्स कि आपने स्टेप बताने हैं, बस सिंटैक्स नहीं बताना। क्या बताने हैं? स्टेप बताना है कि आप पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। इनमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वो जो डेफिनेशन पड़ी थी वो बताने कि होगा क्या क्या किसके लिए। काउंट द नंबर, ये प्रॉब्लम है। काउंट द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन
ए फाइल ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल है कोई, आपने उसको रीड करना है। अब इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि सी लैंग्वेज में बफर कैसे क्रिएट होगा, उसको राइट परमिशन कैसे देनी है, इसको रीड परमिशन कैसे देनी है, रीड नो, आपने सूडो कोड लिखना है रीड फाइल, रीड हो गई, क्या करना है फाइल रीड, और समझे हो गई रीड, आगे आ जाएंगे नया स्टेप, इंप्लीमेंट करने की तो बात ही नहीं हो रही, स्टेप रीड हो गया। अब आपने वो फाइल रीड जो हुई है उसमें से इस तरीके से रीड करनी है कि रीड फाइल लिखने की बजाय रीड करैक्टर लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। रीड फाइल करेंगे तो हो सकता है पूरी लाइन आ जाए, क्योंकि आपने काउंट करना है लेटर। काम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, लेटर करैक्टर रीड करना है। पूरी फाइल भी वो गेट करैक्टर वाला फंक्शन से करना है। पहले आप लिस्ट लाइन रीड करेंगे तो फिर वर्ड, वो देर हो जाएगी। आपने सिंपलेस्ट क्या करना है, फंक्शन ही ऐसा कॉल करें ना जो सिर्फ एक करैक्टर ही रीड करके आए, वो है गेट करैक्टर, एक करैक्टर रीड करता है। तो गेट करैक्टर किया यानी रीड फाइल की, उसके बाद चेक करना है आपने इफ ये जो करैक्टर आया है आस्की कोड इसका 62 से ग्रेटर है, इसका मतलब है वो कैपिटल लेटर है। आस्की कोड की ना रेंज देख देनी है, आपको बताएंगे ए स्मॉल से लेकर जेड तक, वो 27 से लेकर लेट्स से कि वो 27 और मिला देंगे तो लेट्स से कि 52, वो जो भी रेंज ओरिजिनल होगी। मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ना कि इस तरह आस्की कोड लिखें, उसमें देखें ए से जी कौन सी लेटर चल रहे हैं आस्की कोड, वो बताएगा 57 चल रहा है। हो सकता है वो हेक्सा का बताए, हो सकता है वो डेसिमल का बताए, जो भी बताता है। तो डेसिमल में हमने देखा कि ये 57 से जो छोटे छोटे हैं वो छोटे लेटर हैं। अगर ग्रेटर देन आप 57 और 62 लिखते हैं, दरमियान में 7-8 का गैप भी है, स्पेशल करैक्टर आते हैं, तो आप 62 ग्रेटर देन कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, लेटर कैपिटल है। तो वही वहाँ लार्जेस्ट लिखा हुआ था पिछले कोड में, इस कोड में आपने क्या करना है, फाइल करैक्टर रीड करना, इफ ग्रेटर देन 67 काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू 0 आपने इनिशियलाइज कराया हुआ पहले, फिर काउंट प्लस प्लस हो रहा है, कितनी दफ़ा चलेगा वो कह रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, n के हिसाब से बताना है। मिनिमम जो कैपिटल लेटर हैं वो 0 हो सकता है कि पूरी फाइल पर सारे के सारे छोटे हों, हो सकता है सारे के सारे ही बड़े हों, तो फिर क्या आएगा n। लार्ज वैल्यू जो आएगी वो n आएगी काउंट की, किसकी, काउंट की। इसके लिए इंक्रीमेंट कितने करने पड़े, n+1, क्योंकि जितने करैक्टर रीड करेंगे उतने ही इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे। वाइल लूप लगा रखी है आपने, एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं आता तब तक आपने पढ़े रखना है। तो क्या हुआ, n जितने करैक्टर आएंगे इंक्रीमेंट n हुए। असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट तो कोई नहीं हो रही, काउंट हो रही है, काउंट प्लस प्लस हो रही है, ये कितनी हुई, n हुई, एक आपने शुरू में कर रखी है और बाकी नीचे हो रही, n टाइम्स काउंट हुई है। तो टोटल कितना हो गया, अगर ये तीनों को शामिल रखना है कि काउंट कितने हुए, इंक्रीमेंट कितने हुए, असाइनमेंट कितने हुए, तो 2n+1 है। n टाइम काउंट हुए, n टाइम इंक्रीमेंट हुए, एक टाइम असाइनमेंट हुई, कितने हुए, 2n, n+n+1 बना 2n+1। अगर एक ही चीज़ पूछिए, जैसे जैसे पूछिए वैसे जवाब देना। क्लियर हो गया ये सवाल। दूसरा सवाल भी इसी तरह ही आसान है, लिखा है देयर इज ए सेट ऑफ नंबर्स स्टोर्ड इन ए फाइल। अब फाइल के अंदर टेक्स्ट नहीं है, नंबर है, जैसे 5, 8, 10, 15, 20, पता नहीं कितने हैं, हम कहेंगे n है, इनको ऐड करना है, पहले रीड करना है, रीड करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर कितने n नंबर हैं तो कितने एडिशन होंगी, n एडिशन हो जाएंगी या ज़्यादा से ज़्यादा n+1 हो जाएंगी। याद रखें कि एल्गोरिदम में +1 -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, n एडिशन हुई
और एवरेज लेनी है तो एक डिवीजन हुई, वो भी आपको ये कहा था कि प्लस माइनस ज़रब तकसीम इक्वल है, तो वो एक डिवीजन हुई यानी एक ऑपरेशन और परफॉर्म हुआ तो n+1 ऑपरेशन परफॉर्म हुए। तो ये पूछा हुआ है, इस तरीके से एनालिसिस करना है। ये सिंपल तरीका है एनालिसिस का। ये कौन सा तरीका है? सिंपल। अभी आपने स्टार्ट किया है, किताब अभी शुरू हुई है, तो ये तरीका है कि आपको एल्गोरिदम पढ़ना आ गया है और उसको एनालिसिस करना आ गया कि इस तरीके से वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया है इसने। यहां एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम दैट टेक्स इन 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर, जैसे अभी 3 इंटीजर लिए हुए थे 1 2 3, वैसे इंटीजर्स ऑफ, फिर क्या है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ द 3, व्हाट आर द पॉसिबल इनपुट क्लासेस। अभी मैंने करके दिया है, 6 क्लासेस होंगी इनपुट क्लासेस पूछा हुआ। that would have to be considered when analyzing this algorithm, which one cause your algorithm to do the worst comparison। उन क्लास में से कौन सी क्लास ऐसी है जो आपके एल्गोरिदम को वर्स्ट में ले जाती है? वो कौन सी थी? जब उल्टी तरतीब जिसकी आपको तलाश थी वो आखिर में पड़ी हो। लेट्स से कि 1 की तलाश है और 1 आखिर में पड़ा है, 3 की तलाश है, 3 आखिर में पड़ा है, यानी जिस चीज़ की तलाश है वो आखिर में पड़ा है तो वो क्या हो जाता है? आपका वर्स्ट केस में चला जाता है। क्लियर? तो ये पूछा हुआ क्लास। तो ये स्टेप बाय स्टेप किताब का नाम है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझाते हुए, पहले आप उसने बताया कि रेपिटेशन क्या होती है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। 900 इंस्ट्रक्शन की जो मैंने एग्जांपल दी, 100 रिपीट हो रही हैं तो कैसे उसको पकड़ना है, फिर काउंट कैसे करना है सिखा दिया, फिर क्लासेस कैसे देखनी है ये बता दिया, कौन सी क्लास एल्गोरिदम को वर्स्ट में लेकर जा रही है, कौन सी बेस्ट में लेकर जा रही है, कौन सी एवरेज में लेके जा रही है। जो वर्स्ट में लेके जा रही है वही है बिग ओ, जो बेस्ट में लेके जा रही है उसको कहते हैं ओमेगा, और जो एवरेज में लेके जा रही है उसको कहते हैं थीटा। ये बात भी अब आपको समझ आ गई। एक क्वेश्चन और भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? राइट एन एल्गोरिदम, सूडो कोड ही है, टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर आपको वो ये कहे कि पहले तो आपने ढूंढे ना सबसे बड़ा नंबर, सर्च करते गए थे, एंड तक रिप्लेस करते गए थे, वैल्यू आ गई थी। अगर ये कोई कहे कि सेकंड लार्जेस्ट ढूंढना है, फिर क्या करें? जो हम एल्गोरिदम लगा रहे हैं ये तो सारे फेल होते हैं फिर, चाहे वो आप कौन सा सीक्वेंशियल सर्च लगाएं, चाहे बाइनरी सर्च लगाएं, वो तो एक वैल्यू ढूंढ के दे देती है, या तो बड़ी या छोटी। लेकिन ये अगर सेकंड और थर्ड और फोर्थ ढूंढनी पड़ जाए तो फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्लास है आपकी, आ जाए। फिर नेक्स्ट बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आ जाए।